चाहत के बीच में हवा पार होने तक की भी जगह नहीं थी और अर्जुन की इतनी करीबी से चाहत की धड़कनें बढ़ रही थी। अर्जुन बहुत ही शर्द आवाज में चाहत से कहता है, तुम्हें नहीं लगता बीवी आजकल तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है? अब आगे। चाहत को अर्जुन से डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन चाहत अपने डर को छुपाते हुए कहते हैं, सर ये क्या कर रहे हैं आप? बात बात पर मेरे करीब क्यों आ जाते हैं? आप इस कंपनी के ओनर हैं और मेरे बॉस, और एक बॉस का अपनी एम्प्लॉय के इस तरह से नजदीक आना अच्छी बात नहीं है सर। चाहत की बात सुनकर अर्जुन चाहत को छोड़ देता है और एक कदम पीछे हो जाता है। अर्जुन के पीछे होते ही चाहते गहरी सांस लेती है। अर्जुन अपने सीने पर हाथ बंधे चाहत को ही देख रहा था। चाहत लिफ्ट ऑन करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ती है, लेकिन तभी अर्जुन चाहत का हाथ पकड़ लेता है और उसकी कमर की तरफ मोड़ देता है और चाहत को फिर से अपने करीब करते हुए कहता है, ठीक है, ऑफिस में मैं तुम्हारा बॉस हूं और तुम मेरी एम्प्लॉय, तो एक काम करो, तुम अभी से मेरे घर पर शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि घर पर ना तुम मेरी एम्प्लॉय होगी और ना मैं तुम्हारा बॉस, वहां पर बस तू मेरी बीवी और मैं तुम्हारा हस्बैंड। तो शायद तब मेरे तुम्हारे करीब आने पर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो तो फिर ठीक है, तुम्हारे घर चलते हैं तुम्हारा सामान लेने के। अर्जुन की बात सुनकर चाहत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और चाहत अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहती है, सर प्लीज आप मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? क्यों मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं आप? पहले सब कुछ कितना अच्छा था सर, पहले अगर गलती से भी मैं आपके सामने झुक जाती थी और मेरी क्लीवेज हल्की सी भी दिखाई देने लगती थी तो आप अपनी नजरें फिर लेते थे। कभी गलती से भी अगर मेरा हाथ आपके हाथ को टच हो जाता था तो आप झट से अपना हाथ हटा देते। लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे आप मेरे करीब आने के मौके ढूंढते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था सर कि आप इतने घटिया निकलेंगे। आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो अपने ऑफिस में काम कर रही एम्प्लॉइज पर गंदी नजर रखते हैं। निहती बेशर्म, एक नंबर के ठरकी और घटिया इंसान। जोश में आकर चाहत ने अर्जुन को कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, बिना इस बात पर ध्यान दिए कि अर्जुन अपने गुस्सैल रूप में आ चुका है। अर्जुन अपना हाथ बढ़ाकर लिफ्ट को स्टार्ट कर देता है और सीधा टॉप फ्लोर का बटन प्रेस कर देता है। चाहत की नजर भी लिफ्ट के बटन्स पर जाती है जिस पर टॉप फ्लोर के बटन की लाइट जल रही थी और यह देखकर चाहत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि टॉप फ्लोर पर अर्जुन का केबिन नहीं बल्कि अर्जुन का अपार्टमेंट था। और कुछ ही पलों में लिफ्ट टॉप फ्लोर पर पहुंच जाती है, लेकिन लिफ्ट ओपन नहीं होती क्योंकि ओपन होने के लिए अर्जुन का एक्सेस देना जरूरी था। अर्जुन अपना फोन निकलता है और उसे पर कुछ करता है और लिफ्ट ऑन हो जाती है। टॉप फ्लोर के एक फ्लोर नीचे अर्जुन का केबिन था और टॉप फ्लोर पर अर्जुन का अपार्टमेंट था। ऑफिस में यह बात सभी जानते थे कि टॉप फ्लोर पर अर्जुन का अपार्टमेंट है और कभी कभी अर्जुन जब ऑफिस में ज्यादा काम होने की वजह से घर नहीं जा पाता था तो अर्जुन टॉप फ्लोर पर बने अपने अपार्टमेंट में ही रुकता था। लिफ्ट अर्जुन के अपार्टमेंट तक तो जाती थी, लेकिन अर्जुन के अपार्टमेंट में जाने के लिए अर्जुन से एक्सेस लेना जरूरी होता था और अर्जुन के अपार्टमेंट का एक्सेस सिर्फ अर्जुन के पास था। मतलब जब तक अर्जुन ना चाहे अर्जुन के अपार्टमेंट में कोई नहीं जा सकता था और अर्जुन के अपार्टमेंट में जाने की परमिशन किसी को भी नहीं थी। अर्जुन के अपार्टमेंट की साफ सफाई भी रोबोट या मशीनों द्वारा ही की जाती थी, जिसे अर्जुन खुद करता था। अर्जुन के अलावा मोंटी, अक्षय और विक्रांत, बस यह तीन ही अर्जुन के अपार्टमेंट में आ सकते थे। चाहत भी आज पहली बार अर्जुन के अपार्टमेंट में आई थी। लिफ्ट खोलने के बाद अर्जुन, जिसका चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था और नीली आंखें अब तक लाल हो चुकी थी, चाहत का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अंदर ले जाने लगता है। अपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन इस वक्त चाहत को अर्जुन का अपार्टमेंट किसी नरक के द्वार जैसा लग रहा था जहां पर उसे पनिशमेंट मिलने वाली थी। चाहत लिफ्ट के दरवाजे को पकड़कर अपने दोनों पैरों को लिफ्ट के अंदर ही रोक लेती है। अर्जुन गुस्से में अपनी आंखें बंद करता है और अपनी गर्दन पर हाथ रखकर अपनी गर्दन को लेफ्ट और राइट में झक देता है। अर्जुन झटके से अपनी आंखें खोलता है, जो कि इस वक्त गुस्से से ब्लड शॉट जैसी रेड थी। चाहत को अर्जुन से और भी ज्यादा डर लगने लगता है। अर्जुन चाहत का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है
और एक झटके में उसे अपने कंधे पर उठा लेता है। चाहत डर से अर्जुन से रिक्वेस्ट करते हुए और अपने हाथ पैरों को चलते हुए कहती है, आई एम सॉरी सर, मैंने आपको गलत बोला, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कुछ मत कीजिए। प्लीज सर, मुझे नीचे उतर रही, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। सर मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए। लेकिन अर्जुन को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। अर्जुन चाहत को अपने बेडरूम में लेकर आता है और चाहत को किसी सामान की तरह बिस्तर पर पटक देता है, जिससे चाहत एक बार उछालकर वापस से बिस्तर पर गिरती है। चाहत जब संभालती है तो अर्जुन की तरफ देखती है, अर्जुन जिसे अब तक अपना कोट उतार दिया था और अब अपनी गले की टाई को ढीला करते हुए उसे भी निकालकर फेंक दिया था। अर्जुन को देखकर चाहत के दिल में डर बैठ जाता है। चाहत जल्दी से बिस्तर से उठकर भागने लगती है, लेकिन तभी अर्जुन चाहत के पेट पर हाथ रखकर उसे उठा लेता है और वापस से बिस्तर पर पटक देता है और खुद भी चाहत के ऊपर आ जाता है। अर्जुन ने चाहत की दोनों कलाइयों को पकड़कर बिस्तर में दबा रखा था और उसके पैरों को भी अपने पैर से लॉक कर रखा था। अर्जुन का पूरा वजन इस वक्त चाहत के ऊपर था, जिससे चाहत 1 इंच भी हिल नहीं पा रही थी। और अब चाहत की आंखों में डर से आंसू आ जाते हैं। चाहत अपनी भरी आंखों से अर्जुन को देखने लगती है। अर्जुन चाहत की आंखों में आंखें डालकर बहुत ही सर्द आवाज में कहता है, तुमने ही कहा था ना कि मैं बहुत ही बेशर्म निहत्ती घटिया इंसान हूँ जो अपनी एम्प्लॉइज पर गंदी नजर रखता हूँ। लेकिन अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं और तुम्हारी आंखों से आंसू आ गए बीवी। अर्जुन अपने होठों को चाहत के कान के पास लेकर आता है और बहुत ही सेडक्टिव वॉइस में कहता है, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, तब तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। अगर मैं कुछ करने पर आ गया तो तुम्हारा क्या हाल होगा बीवी। बोलते वक्त अर्जुन की गर्म सांसें चाहत की गर्दन पर पड़ रही थी और अर्जुन के होठ चाहत की एक कान को छू रहे थे। अर्जुन को अपने इतने करीब महसूस करके चाहत को अपनी जिस्म में एक अलग ही बेचैनी महसूस हो रही थी। चाहत बेहद दबी हुई आवाज में अर्जुन से कहती है, सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है सर। अर्जुन को भी अब याद आता है कि चाहत के हाथ में चोट लगी थी और अर्जुन ने चाहत का वो हाथ भी पकड़कर दबा रखा था। अर्जुन चाहत के हाथ को छोड़ देता है और चाहत के ब्लेजर के दोनों बटन खोल देता है। चाहत कुछ समझ पाती तब तक अर्जुन चाहत के ऊपर से उठना है और चाहत के ब्लेजर को उतार देता है। और अब अर्जुन चाहत के शर्ट के बटन को खोलने लगता है। चाहे जल्दी से अर्जुन के हाथ पकड़ लेती है। चाहत की आंखें इस वक्त आंसुओं से भीगी हुई थी और चाहत की आंखों में बेबसी साफ नजर आ रही थी। अर्जुन चाहत से अपने हाथ को छुड़ाते हुए अपने दोनों हाथों को चाहत के गाल पर रखता है और उसके गाल पर आए आंसुओं को अपने अंगूठे से साफ करते हुए कहता है, ये मेरा हक है बीवी, आज नहीं तो कल तुम ही मुझे देना होगा। और तुमने ही कहा था ना कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करता हूँ, तो चलो आज मैं तुम्हें पता ही रहता हूँ कि जबरदस्ती होती क्या है। अर्जुन फिर से चाहत की शर्ट के बटन खोलने लगता है, लेकिन तभी चाहत फिर से अर्जुन के हाथों को पकड़कर अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए नीचे झुका लेती है और धीरे से दबी आवाज में कहती है, आई एम सॉरी सर, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिए। मैंने आपको जो भी कहा मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ, लेकिन अगर आपने मेरे साथ कुछ भी किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। चाहत की बात सुनकर अर्जुन का चेहरा सर्द हो जाता है और अर्जुन गुस्से से चाहत की गर्दन को पकड़ लेता है। अर्जुन चाहत की गर्दन पकड़कर चाहत के चेहरे को अपने चेहरे के करीब लेकर आता है और चाहत की आंखों में आंखें डालकर कहता है, आज कहाँ है बीवी, आज के बाद कभी मत कहना तुम्हारी सांसों पर, तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारे हर एक एहसास पर सिर्फ अर्जुन सिंह शेखावत का हक है। तुम अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकती। और रही बात तुम्हारे सब कुछ करने का, तो तुम पर पूरा हक है मेरा, मैं जब चाहूं तुम्हारे करीब आ सकता हूं। आई हैव अ राइट टू एफ यू। इतना बोलकर अर्जुन गुस्से से चाहत की गर्दन को झटक देता है और चाहत खुद को संभाल नहीं पाती और बिस्तर पर गिर जाती है और अर्जुन चाहत के ऊपर आते हुए कहता है, पहले तुम्हारे जिस्म से अपनी नजरें हटा लेता था मैं,
लेकिन अब इस जिस्म पर मेरा हक है। इतना बोलकर अर्जुन चाहत की शर्ट के कॉलर को पकड़ता है और एक ही झटके में चाहत की शर्ट के सारे बटन तोड़ देता है। चाहत जल्दी से अपने सीने पर हाथ रखकर खुद को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन अर्जुन उससे पहले ही चाहत के दोनों हाथों को पकड़कर बिस्तर में दबा देता है। चाहत का खूबसूरत परफेक्ट फिगर अर्जुन की आंखों के सामने था। चाहत ने लाइट पिंक कलर की हाफ नेट की ब्रा पहन रखी थी, जिसमें चाहत के उभार और भी ज्यादा आकर्षक लग रहे थे। और चाहत गहरी गहरी सांस ले रही थी, जिसे चाहत की ब्रेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी। चाहत की क्लीवेज लाइन के बीचों बीच एक तिल था। चाहत ने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी, लेकिन अर्जुन के नजरों की तपिश चाहत अपनी जिस्म पर महसूस कर रही थी। अर्जुन की नजर चाहत की क्लीवेज के बीचों बीच उसे तिल पर थी और अर्जुन अपने होठों को चाहत के क्लीवेज पर रख देता है और चाहत के तिल को चूम लेता है। अर्जुन अपनी एक उंगली को चाहत के होठों पर रखता है और फिर उसे चाहत की गर्दन से होते हुए चाहत की क्लीवेज और फिर क्लीवेज से नीचे की तरफ चाहत के पेट के पास ले आता है और चाहत के पेट पर अपना हाथ रखकर चाहत के पेट को मुट्ठी में भर लेता है। और अचानक की चाहत के मुंह से एक मधोशी भारी सिसकी निकल जाती है, जिसे सुनकर अर्जुन के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है और अर्जुन अपने चेहरे को चाहत की गर्दन से होते हुए उसके कान के पास लेकर आता है और बहुत ही मधोशी से चाहत से कहता है, ऐसे ही मधोशी भारी सिसकियां सुननी है मुझे तुम्हारी, जब तुम मेरे बिस्तर पर आओगी। तुम्हारी सिसकियां में मेरा नाम होगा और तुम मेरे बिस्तर पर ऐसे ही सिसकियां भर रही होगी, जब तुम मेरे वजूद को अपने अंदर महसूस करोगी। इतना बोलकर अर्जुन चाहत के गाल को चूम लेता है। अर्जुन चाहत के ऊपर से उठ जाता है और वॉशरूम में चला जाता है। जैसे ही चाहत के कानों में वॉशरूम के दरवाजे के बंद होने की आवाज आती है, चाहत छत से अपनी आंखें खोल लेती है और ब्लैंकेट से खुद को कर लेती है। चाहत तो अपना सर नीचे करके घुटनों पर रख लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। चाहत में रोते हुए खुद से कहती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? मुझे परेशान करके आपको क्या मिलता है? मैं अगर चाहूं भी तो भी आपकी नहीं हो सकती। आप मुझे छोड़ दीजिए, भूल जाइए मुझे, मैं आपकी कभी नहीं हो सकती। तभी कोई चीज चाहत के सर पर आकर लगती है। चाहत अपना सर उठाकर देखती है तो सामने अर्जुन खड़ा था और तभी चाहत अपने पैरों की तरफ देखती है तो वहां पर एक येलो कलर की साड़ी थी। ऐसा कभी नहीं होगा बीवी कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, तुम मेरे जीवन का एक ऐसा सच हो जिससे मैं कभी झुठला नहीं सकता और ना ही कभी भूल सकता हूं। फिलहाल तुमने जो कपड़े पहने हैं वो अभी पहनने लायक नहीं है, तो तुम यह साड़ी पहन सकती हो। अर्जुन की बात सुनकर चाहत एक नज़र साड़ी को देखते हैं और फिर वापस से अर्जुन की तरफ देखते हुए कहती है, इसकी जरूरत नहीं है सर, मेरी केबिन में एक एक्स्ट्रा जोड़ी कपड़े रखे हैं, मैं उन्हीं को पहन लूंगी। आप किसी से कहकर वो मंगवा दीजिए बस। चाहत की बात सुनकर अर्जुन गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है और फिर एकदम से चाहत के करीब आकर चाहत के बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेता है और चाहत के चेहरे को अपने चेहरे के बिल्कुल करीब लाकर बहुत ही सर्द आवाज में कहता है, मैं जो कहता हूं उसे एक बार में मान लिया करो, अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है मुझे, और ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो। अगर मैंने कहा है कि तुम साड़ी पहनोगी तो तुम साड़ी ही पहनोगी, समझी? अर्जुन के ऐसे बोल पकड़ने से चाहत को दर्द हो रहा था, लेकिन चाहत अपने दर्द को संभालते हुए कहती है, सर मैं आज तक साड़ी पहनकर कभी ऑफिस नहीं आई और आज अचानक ऐसे साड़ी पहनकर ऑफिस में जाऊंगी तो। अर्जुन चाहत की बात को बीच में ही काटते हुए कहता है, किसने कहा बीवी कि तुम साड़ी पहनकर ऑफिस में जाऊंगी? नहीं, आज मुझे अपनी बीवी चाहिए तो तुम पूरे दिन मेरे साथ यही इसी अपार्टमेंट में रहने वाली हो। अर्जुन की बात सुनकर चाहत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और चाहत एकदम से कहती है, लेकिन सर। लेकिन चाहत अपनी बात पूरी करते हो उससे पहले ही अर्जुन चाहत की बात को काटते हुए चाहत के ब्लैंकेट को खींचते हुए कहता है, अगर तुम खुद से साड़ी नहीं पहन सकती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद तुम्हें यह साड़ी पहन सकता हूँ।
लेकिन तभी चाहत एकदम से चिल्लाकर कहती है, नहीं नहीं सर, मैं पहनती हूं ना, मैं पहन रही हूं। अर्जुन, गुड, तुम्हारे पास 15 मिनट है। 15 मिनट में मुझे मेरी बीवी चाहिए। बिल्कुल वैसे जैसे शादी के अगले दिन थी। अर्जुन एक उंगली से चाहत के बालों को कान के पीछे करते हुए कहता है, मांग में मेरे नाम का सिंदूर और गले में मेरे नाम का मंगलसूत्र जो इस बात का सबूत देते हैं कि तुम मेरी हो। अर्जुन आगे बढ़कर चाहत के माथे को चूम लेता है और उसे एक पल के लिए अर्जुन और चाहत दोनों की ही आंखें बंद हो जाते हैं। 2 पल बाद अर्जुन चाहत से अलग होता है और बिना चाहत से कुछ कहे कमरे से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ मोंटी और अक्षय अर्जुन के केबिन में आते हैं अर्जुन से मिलने के लिए, लेकिन अर्जुन को केबिन में था ही नहीं। मोंटी, भाई तो सुबह ऑफिस के लिए निकले थे, फिर भाई कहाँ चले गए? अक्षय, नहीं, अर्जुन ऑफिस आया है। मैंने उसे ऑफिस आते हुए देखा था। चाहत के पास चलते हैं। चाहत को पता होगा कि अर्जुन कहाँ है। मोंटी अपनी गर्दन हाँ, मैं हिलता है। और फिर अक्षय और मोंटी दोनों ही चाहत के केबिन में चले जाते हैं। मोंटी चाहत की केबिन का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। मोंटी दरवाजा खोल देता है। अक्षरा मोंटी दोनों केबिन के अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर भी कोई नहीं था और अब अक्षय मुस्कुराते हुए मोंटी के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, लगता है मिस्टर एंड मिसेज शेखावत डेट पर गए हैं, इसीलिए तो दोनों ही गायब है। मोंटी, लेकिन अब हम क्या करें? वैसे भाई एक काम कर सकते हैं, आप अपनी कबूतरी को लेकर डेट पर चले जाइए और मैं अपनी जंगली बिल्ली को डेट पर लेकर चला जाता हूं। लेकिन फिर मोंटी कुछ सोचते हुए अक्षय से कहता है, लेकिन एक मिनट भाई, आप तो अपनी कबूतरी के साथ डेट पर जा ही नहीं सकते क्योंकि अभी तक तो अपने अपने दिल की बात अपनी कबूतरी से बात ही नहीं है। और अगर गलती से सिम्मी भाभी को डेट पर चलने के लिए कह दिया तो मुझे पक्का यकीन है, भाभी गुस्से में ना आपका मर्डर कर देगी। मोंटी की बात पर अक्षय अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लेकर आता है और फिर उसे मरने के लिए हाथ आगे बढ़ता है और तभी मोंटी चाहत के केबिन से बाहर भागता है तो अक्षय भी मोंटी को मरने के लिए उसके पीछे भागता है। दूसरी तरफ अर्जुन का कमरा। चाहत ने साड़ी पहन ली थी। येलो कलर के शिफॉन की साड़ी पर पिंक कलर का बॉर्डर था और साड़ी बहुत ही खूबसूरत थी। साड़ी का ब्लाउज पिंक कलर का था जिसका गला काफी डीप था, जिसमें हल्की चाहत की क्लीवेज भी दिखाई दे रही थी और पीछे से चाहत की कमर भी काफी दिखाई दे रही थी। चाहत ने एक डोरी तो बांध ली थी लेकिन दूसरी डोरी पर चाहत का हाथ नहीं जा रहा था, इसीलिए चाहत ने उस डोरी को खुला ही छोड़ दिया था और अपनी साड़ी को अच्छे से पहन लिया था। अच्छा, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होती है यार, अपने बालों को खोल लेती है और फिर ड्रेसिंग टेबल के सामने रखे स्टूल पर बैठ जाती है। चाहत ड्रेसिंग टेबल पर रखी सिंदूर की डिब्बी से सिंदूर लेकर अपनी मांग में भर लेती है और फिर एक बिंदी जो सिंपल पिंक कलर की थी उसे अपने माथे पर लगा लेती है। ड्रेसिंग टेबल पर चाहत को यूज करने के लिए कॉस्मेटिक का सारा सामान रखा हुआ था। चाहत लिपस्टिक का कलेक्शन देखी है जहां पर बहुत सारी लिपस्टिक रखी हुई थी, लेकिन चाहत कोई लिपस्टिक न लगाकर सिंपल एक नेचुरल पिंक कलर का लिप बाम अपने होठों पर लगा लेती है। और मंगलसूत्र तो हमेशा चाहत अपने गले में पहनती थी। आखिर अर्जुन का ऑर्डर था और चाहत उसे ऑर्डर को कैसे नहीं मानती और चाहत को अर्जुन का गुस्सा नहीं झेलना था, इसीलिए चाहत रोज मंगलसूत्र पहनती थी लेकिन कपड़ों के पीछे छुप कर रखती थी। और बस इतने में ही चाहत कहर उठा रही थी। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। पूरी तरह से तैयार होने के बाद चाहत अपनी उसी खुली हुई डोरी को बांधने की दोबारा से कोशिश करने लगती है और तभी दरवाजा खुलता है और अर्जुन कमरे के अंदर आता है। और जब अर्जुन की नज़र चाहत पर पड़ती है तो अर्जुन जैसे अपनी नज़र हटाना ही भूल जाता है। चाहत इतना सारा खूबसूरत लग रही थी कि अर्जुन अपनी नज़र चाहत से हटा ही नहीं पा रहा था। और अब चाहत भी ड्रेसिंग टेबल के आईने से अर्जुन का रिफ्लेक्शन दिखाई देखती है तो चाहत एकदम सब पलटकर अर्जुन को देखती है।
अर्जुन अपने कदम चाहत की तरफ बढ़ा देता है और चाहत अपनी नजरें इधर-उधर करने लगती है। चाहत अर्जुन के सामने बहुत ही ज्यादा नर्वस फील कर रही थी। अर्जुन चाहत के एकदम करीब आ जाता है और फिर चाहत की कमर पर हाथ रखकर चाहत को अपने करीब कर लेता है। अर्जुन चाहत को करीब करके अपना हाथ चाहत की कमर से ऊपर की तरफ ले जाने लगता है और इसी के साथ चाहत के दिल की धड़कनें रफ्तार पकड़ लेती है। चाहत की धड़कनें एकदम से बढ़ने लगते हैं। चाहत एकदम से अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और अर्जुन अपने दोनों हाथ चाहत की पीठ पर रखकर चाहत की डोरी को बंध देता है और चाहत से अलग हो जाता है। जब चाहत को अर्जुन की दूरी महसूस होती है तो चाहत भी अपनी आंखें खोल लेती है। अर्जुन चाहत को देखते हुए अपने दोनों हाथ पेट की जेब में डाल लेता है और चाहत से कहता है, बीवी मुझे भूख लगी है तो तुम मेरे लिए आलू के पराठे, बूंदी का रायता और तुम जो चाहे वो अपने लिए बना सकती हो। और इतना बोलकर अर्जुन सोफे पर बैठ जाता है और अपना लैपटॉप ऑन कर लेता है। चाहत अर्जुन को देखते हुए कमरे से बाहर किचन में चली जाती है। वैसे भी चाहत जल्द से जल्द अर्जुन के सामने से जाना चाहती थी क्योंकि चाहत को अर्जुन की मौजूदगी से एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। अर्जुन अपने काम में लग जाता है और चाहत अर्जुन के लिए किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। मोंटी और अक्षय अपने अपने केबिन में बैठकर काम कर रहे थे। दोनों ही काम में इतने मशरूफ हो जाते हैं कि उन्हें समय का पता ही नहीं चलता। अक्षय अपने काम में बिजी था कि तभी एक पीयूं अक्षय के केबिन का दरवाजा खटखटाता है और अक्षय पीयूं को अंदर आने की परमिशन दे देता है। पीयूं अंदर जाकर अक्षय से कहता है, सर लंच टाइम हो गया है, आप मुझे बता दीजिए आप क्या खाएंगे, मैं ले आता हूं। और तभी अक्षय को वक्त का ख्याल आता है। अक्षय पीयूं से पूछता है, क्या तुम्हारे अर्जुन सर इस वक्त अपने कैबिन में है? पीयूं, नहीं कर अक्षय सर तो सुबह से ही अपने अपार्टमेंट में है। कुछ देर पहले ही सर ने रिसेप्शन पर कॉल करके बता दिया था कि सर अपने अपार्टमेंट में है तो कोई भी आज सर को डिस्टर्ब ना करें। आप बता दीजिए सर आप क्या खाएंगे? अक्षय, नहीं अभी मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ मैं तुम्हें थोड़ी देर में बता दूंगा। तूने वहां से चला जाता है। अक्षय कुछ सोचते हुए अपने केबिन से बाहर निकल जाता है और मोंटी के केबिन में चला जाता है। दूसरी तरफ चाहत एक ट्रे में खाना लगाकर कमरे में आती है और सोफे के सामने रख टेबल पर रख देती है और थोड़ा दूरी पर खड़ी हो जाती है। अर्जुन का ध्यान भी अपने लैपटॉप से हटकर खान की तरफ जाता है और फिर अर्जुन अपने लैपटॉप को बंद करके साइड में रख देता है। खाने को देखने के बाद अर्जुन चाहत से कहता है, तुम्हारा खाना कहाँ है? तुमने अपने लिए कुछ नहीं बनाया? चाहत, नहीं सर, मैं लंच लेकर आई हूँ तो मैं अपना ही लंच ही खाऊंगी, आप खाना खा लीजिए, मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ और फिर नीचे जाकर लंच कर लूंगी। चाहत की बात सुनकर अर्जुन गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है और फिर गुस्से से खड़ा होकर चाहत के पास आता है और चाहत का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ सोफे पर बैठा लेता है। तुम्हें एक बात में बात समझ नहीं आती? बीवी, मैं तुमसे कहा है कि आज पूरा दिन तुम यही मेरे साथ रहोगी और जब तक तुम यहाँ मेरे साथ हो तुम चेंज नहीं करोगी। अर्जुन पराठे का एक निवाला तोड़ता है और फिर उसे चाहत को खिला देता है। चाहत हैरानी से अर्जुन को देखते रह जाती है और फिर अर्जुन खुद भी खाने लगता है। अर्जुन चाहत के बनाए खाने की तारीफ करते हुए कहता है, वैसे तुम ऑफिस के काम के साथ साथ घर के कामों में भी परफेक्ट हो, खाना बहुत अच्छा बनाया है। परफेक्ट वाइफ। अर्जुन चौहान को अपने हाथों से खाना खिला है। थोड़ी देर में चाहत अर्जुन को रोकते हुए कहती है, बस कीजिए सर, मेरा पेट भर गया है। अर्जुन उसे पराठे के निवाली को खुद खा लेता है और फिर चाहत से कहता है, तुम्हारा पेट तो भर गया है बीवी, लेकिन मेरा पेट नहीं भरा तो अब तुम मुझे खिलाओ। चाहत, सर आपके हाथ है तो आप अपने हाथों से खा सकते हैं। अर्जुन, हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारे हाथों से खाना खाना है, तो अब चुपचाप तुम मुझे खाना खिलाओ। चाहत जानती थी कि अर्जुन वहां सकती है और अपनी बात मनवाए बगैर मानेगा नहीं। इसीलिए चाहत बिना कोई बहस किए है
अर्जुन को खाना खिलाने लगती है। कुछ देर बाद अर्जुन खाना खा लेता है तो चाहत बर्तन लेकर वापस से किचन में चली जाती है और अर्जुन मुस्कुराते हुए वापस से अपने काम में लग जाता है। चाहत किचन को अच्छे से साफ करके वापस से कमरे में आ जाती है और बालकनी में आ जाती है। आसमान में बादल छाए हुए थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मौसम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। मन्नत टॉप फ्लोर से देहरादून की हसीन वादियां देख रही थी जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। चाहत हसीन वादियों को देखने में इतना ज्यादा खो जाती है कि मन्नत को एहसास ही नहीं होता कि अर्जुन कब से उसे ही देख रहा है। अर्जुन अपने लैपटॉप को साइड में रख देता है और चाहत के पास आकर खड़ा हो जाता है। चाहत जो कि वादियों को ही देख रही थी। तभी चाहत को अपने पेट पर किसी के ठंडे हाथ महसूस होते हैं। चाहत जानती थी कि यहाँ पर अर्जुन के अलावा कोई नहीं है और चाहत को पता था कि अर्जुन के अलावा चाहत का कोई छू भी नहीं सकता। चाहत अर्जुन के हाथ रखकर अर्जुन के हाथ को अपने पेट से हटाने लगती है, लेकिन अर्जुन और भी ज्यादा कसकर मन्नत के पेट को पकड़ लेता है। चाहत की पीठ अर्जुन के सीने से लग जाती है और अर्जुन चाहत के बालों को एक साइड हटाकर आगे कर देता है और फिर चाहत की गोरी पीठ और खूबसूरत गर्दन अर्जुन की आंखों के सामने आ जाती है। अर्जुन चाहत की गर्दन पर अपने होठों रखकर धीरे धीरे चाहत की गर्दन को चूमने लगता है और फिर से चाहत की धड़कनें बढ़ जाती है और चाहत को गूज़बम्प आने लगते हैं। अर्जुन चाहत के कान को चूमते हुए बहुत ही सेडक्टिव तरीके से कहता है, बेबी, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, आई नीड यू वेरी बैडली। अर्जुन के हाथ चाहत के पेट को सहला रहे थे और अर्जुन चाहत की गर्दन को भी चूम रहा था। अर्जुन की बात सुनकर चाहत की धड़कनें दुगनी रफ्तार से बढ़ने लगती है और चाहत तो फ्रिज ही हो जाती है। अर्जुन चाहत को अपनी तरफ पलट देता है और चाहत को दीवार से लगा देता है और अर्जुन चाहत के होठों पर अपने होंठ रख देता है और चाहत को बहुत ही पैशनेटली किस करने लगता है। और पहली बार चाहत अर्जुन के इस तरह से किस करने पर बहकने लगती है और पता नहीं कब अपने आप ही चाहत का एक हाथ अर्जुन की पीठ पर और दूसरा हाथ अर्जुन के बालों में चलने लगता है। चाहत अर्जुन का साथ नहीं दे रही थी लेकिन अर्जुन को खुद से दूर भी नहीं कर रही थी और यही बात अर्जुन को और भी ज्यादा मदहोश कर रही थी। और जब चाहत के हाथ अर्जुन अपने बालों पर और अपनी पीठ पर महसूस करता है तो अर्जुन की शिद्दत और भी बढ़ जाती है। अर्जुन चाहत को किस करते हुए ही पीछे की तरफ पुश करने लगता है और चाहत अपने कदम पीछे लेने लगती है और ऐसे ही किस करते हुए अर्जुन और चाहत बेड के पास आ जाते हैं और दोनों एक साथ ही बेड पर गिर जाते हैं। अर्जुन को जब महसूस होता है कि चाहत सांस नहीं ले पा रही तो अर्जुन चाहत के होठों को छोड़कर चाहत की गर्दन को चूमने लगता है। अर्जुन अपना हाथ बढ़ाकर चाहत के साड़ी के पल्लू को हटाने ही वाला था कि तभी एकदम से दरवाजा खुलता है और अक्षय और मोंटी कमरे के अंदर आ जाते हैं और सामने का नजारा देखकर अक्षय और अर्जुन दोनों की ही आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है क्योंकि चाहत बिस्तर पर थी और अर्जुन चाहत के ऊपर था। दरवाजा खोलने की आवाज से दोनों का ही ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है और चाहत अपने सामने मोंटी और अक्षय को देखकर शर्मिंदगी से भर जाती है। और अक्षय और मोंटी हो तो अर्जुन को ऐसे किसी लड़की के साथ देखने डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था। दोनों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस वक्त बिस्तर पर किसी लड़की के साथ उनका दोस्त या फिर मोंटी का भाई अर्जुन है। अर्जुन गुस्से से एक गहरी सांस लेकर चाहत के ऊपर से उठ जाता है और चाहत भी दोनों की तरफ से पीट करके बिस्तर पर बैठ जाती है। चाहत की हिम्मत नहीं हो रही थी उन दोनों का सामना करने की। लेकिन एक और बात थी, अक्षय और मोंटी अभी तक चाहत को पहचान ही नहीं पाए थे क्योंकि उनके सामने इस वक्त ऑफिस की वर्कहोलिक चाहत नहीं बल्कि एक खूबसूरत लड़की थी और उन्हें लगता है कि अर्जुन इस वक्त किसी और लड़की के साथ है। इसीलिए मोंटी गुस्से से कहता है, भाई माना कि चाहत भाभी ज्यादा खूबसूरत नहीं है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप चाहत भाभी को इस तरह से धोखा दोगे। आप चाहत भाभी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ किसी और औरत के साथ। अक्षय, मोंटी सही कह रहा है अर्जुन, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। माना कि चाहत भाभी इस औरत के बराबर खूबसूरत नहीं है
लेकिन इसका मतलब ये नहीं तू उन्हें चीट करेगा। तू ऐसा कैसे कर सकता है? ये मत भूल अर्जुन कि तू शादीशुदा है और चाहत तेरी बीवी है। अब चाहत को भी अक्षय मोंटी की बातें सुनकर अजीब लगने लगता है, पर चाहत कंफ्यूज हो जाती है। और अब अर्जुन का भी सब्र खत्म हो जाता है और अर्जुन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, इनफ, बहुत हुआ तुम दोनों का, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अक्षय भी गुस्से से अर्जुन से कहता है, बकवास हम कर रहे हैं और तू जो कर रहा है वह सही है क्या? अर्जुन और अक्षय की बातों को सुनकर चाहत को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए चाहत सामने आते हैं। अक्षर मोंटी की बातें सुनकर अब चाहत को भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए चाहत सबके सामने आते हुए कहती है, सर मैं चाहत ही हूं। आप लोग प्लीज लड़ना बंद करिए, आप मेरी वजह से क्यों लड़ रहे हैं? चाहत की आवाज को पहचानकर अक्षय और मोंटी चाहत को ऊपर से नीचे तक घुर घुर कर देखते हैं। उनकी आंखें हैं रानी से बड़ी हो जाते हैं और दोनों का ही मुंह खुला का खुला रह जाता है। मोंटी चाहत को देखते हुए बाढ़वासी में कहता है, ब्यूटीफुल। और अक्षय भी चाहत की खूबसूरती में खोए हुए ही कहता है, गॉर्जियस। अर्जुन चाहत का हाथ पकड़ता है और चाहत को अपने पीछे करते हुए गुस्से में दोनों को देखते हुए कहता है, तुम दोनों के दोनों अपना यह मुंह बंद करो वरना मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा। और अब तुम्हें पता चल गया ना कि मैं यहाँ पर अपनी बीवी के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो अब तुम दोनों के दोनों दफा हो जाओ यहाँ से। और एक बात अब हमेशा याद रखना कि अब से मेरे कमरे में यूं ही मुंह उठाकर मत चले आना, क्योंकि आज जो तुमने किया है वो दोबारा गलती से भी मत करन। आज आखिरी बार मैं तुम्हारी एक गलती माफ कर रहा हूँ, दोबारा माफ नहीं करूंगा। अब अक्षय और मोंटी दोनों को ही अपनी हरकत पर शर्मिंदगी महसूस होती है, तो अक्षय अपनी नजरें चुराते हुए अर्जुन से कहता है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। हमें क्या पता था कि तू कमरे का दरवाजा लगाए बिना ही शुरू हो जाएगा। कम से कम तुझे कमरे का दरवाजा तो लगा लेना चाहिए था, और वैसे भी हमने आज तक कभी तुझे किसी लड़की के साथ नहीं देखा, तो अब अचानक से तू इस तरह की हरकतें करेगा तो हमारे लिए तो शॉकिंग होगा ही ना। आखिरी लाइन बोलते वक्त अक्षय मोंटी की तरफ अपनी बात में हाँ मिलाने के लिए इशारा करता है, लेकिन मोंटी तो इस वक्त चाहत की खूबसूरती को ही निहार रहा था। उसे तो अपने आसपास क्या चल रहा है इस बात से मतलब ही नहीं था, क्योंकि मोंटी को चाहत को देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था। मोंटी को इस तरह से खोया हुआ देखकर अक्षय मोंटी के पेट में अपनी कोहनी मार देता है। मोंटी दर्द से अपने पेट को पकड़ते हुए कहता है, क्या भाई मारा क्यों? अक्षय, क्योंकि तुझे मेरी बात सुनाई नहीं दे रही थी और तू क्या चाहत को घूर घूर कर देख रहा है? भाभी है वो, तेरी भूल मत। मोंटी भाई, मुझे याद है कि चाहत भाभी मेरी भाभी है। मैं बस यह देख रहा हूं कि अचानक से यह चमत्कार कैसे हो गया। मतलब का वर्कहोलिक, सॉरी रोबोट नहीं भाभी, इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? और फिर मोंटी अपने कान पकड़कर चाहत से अपना मासूम सा फिज बनाकर कहता है, आई एम सॉरी भाभी, मैंने उसे दिन आपको कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और ये मत समझना कि मैं आज आपको इतना खूबसूरत देखा तो मैं इसलिए आपको ये सारी बातें बोल रहा हूँ। मैं तो बहुत पहले से ही आपसे माफी मांगना चाहता था। अब भाई ने आपसे शादी करी है तो कुछ तो सोच कर ही होगी, और मैं कौन होता हूँ ऐसे आपको जज करने वाला? चाहत मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं मोंटी सर, मुझे आपकी बातों का बुरा नहीं लगा। आपने उसे दिन जो भी मुझसे कहा था उसे एक बात तो मुझे अच्छे से समझ में आ गई थी कि आप अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं, और आपका आपके तरीके से सोचना भी बिल्कुल गलत नहीं था। आप अपने भाई के लिए बस एक सही लाइफ पार्टनर चुनना चाहते थे। चाहत की बात सुनकर मोंटी खुश होकर चाहत के पास आता है और खुशी से चाहत का हाथ पकड़कर कहता है, इसका मतलब भाभी आपने मुझे माफ कर दिया ना? चाहत मुस्कुराकर अपनी पलकें झपका देती है और अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहती है। चाहत मुस्कुराकर अपनी पलकें झपका देती है और अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहती है,
चाहत का मोंटी को मोंटी कर बोलना अच्छा नहीं लगता। मोंटी, भाभी अगर आपने मुझे माफ कर दिया है तो आप मुझे बार बार मोंटी सर क्यों बोल रही हैं? मैं आपका देवर हूँ और रिश्ते में आपसे छोटा हूँ, तो आप मुझे मोंटी सर मत बोलिए ना। मोंटी की बात सुनकर चाहत के चेहरे पर परेशानी के भाव। सर, अगर मैं आपको मोंटी सर नहीं कहूंगी तो फिर मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं सर? मोंटी मुस्कुराते हुए कहता है, वेरी सिंपल, आप मुझे मेरे नाम से पुकारिए। चाहत हैरानी से मोंटी को देखते हुए कहती है, नहीं सर, मैं आपको आपके नाम से कैसे पुकार सकती हूँ, मुझे नहीं होगा। मोंटी कुछ सोचते हुए कहता है, ठीक है, अगर आप मुझे मेरे नाम से नहीं पुकार सकती तो आप मुझे देवर जी कह सकती हैं या फिर भैया बुला सकती हैं, क्योंकि उम्र में मैं आपसे बड़ा हूँ। कम से कम मोंटी सर से तो अच्छा ही होगा। मोंटी की बात पर चाहत भी मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है सर, अब से मैं आपको भैया बुलाऊंगी। और तभी अक्षय भी एकदम से बोलता है, और मुझे भी। चाहत और मोंटी दोनों ही अक्षय की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन तभी अर्जुन मोंटी और अक्षय को धक्का देते हुए कमरे से बाहर निकलते हुए कहता है, ठीक है, अब तुम सब लोगों ने अपने रिश्ते जोड़ लिए हो तो अब निकालो मेरे कमरे से, बहुत हो गया तुम लोगों का। और इतना बोलते हुए अर्जुन बिना अक्षय और मोंटी की बातों को सुने दोनों को कमरे से बाहर निकाल देता है और कमरे का दरवाजा उन दोनों के मुंह पर ही बंद कर देता है। अक्षय और मोंटी दोनों ही बंद दरवाजे को गुस्से से देखते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। अर्जुन चाहत के पास आता है और चाहत की कमर में हाथ डालकर चाहत को खुद से चिपक लेता है। चाहत परेशान होकर अर्जुन के सीने पर हाथ रखकर अर्जुन को खुद से दूर करते हुए कहती है, सर आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप बात बात पर मुझे खुद से चिपका क्यों लेते हैं? आप दूर रहकर भी तो बात कर सकते हैं ना। अर्जुन, क्यों मेरा पास आना इतना बुरा लगता है? अभी तो तुम बड़ा हंस हंस के बात कर रही थी उन दोनों से और बड़े रिश्ते जोड़ रही थी उन दोनों से। उन दोनों को तो तुमने प्यार से भैया कहना शुरू कर दिया और मुझे भी तो तुम सर कहकर ही बुलाती हो। चाहत, तो आप क्या चाहते हैं? सर, मैं आपको भी भैया का कर बुलाऊं? ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको भी भैया का कर बुला दूंगी। चाहत की बात सुनकर अर्जुन चाहत के जबड़े को पकड़ते हुए बड़ी ही सर्द आवाज में कहता है, इफ यू कॉलिंग मी ब्रदर देन आई विल एफ यू। चाहत गुस्से से अर्जुन को अपनी आंखें छोटी करके घूरते हुए अपने मन में कहती है, हाँ, इसके अलावा और कोई धमकी देनी आती है? आपको बात बात पर बस यही धमकी देते रहते हैं। हाँ, इसके अलावा और कोई धमकी देनी आती है? आपको बात बात पर बस यही धमकी देते रहते हैं। वैसे आपको भैया नहीं, नीली आंखों वाला वैम्पायर कहना चाहिए। आपकी आंखें, पर्सनालिटी, गुस्सा और आपकी हाइट बिल्कुल वैम्पायर से मिलती है। ऊन जैसे लंबे है। मेरी इतनी अच्छी खासी हाइट है, लेकिन फिर भी मैं उनके कंधे से बस थोड़ी सी ऊपर रहती हूँ। अर्जुन चाहत को छोड़ते हुए कहता है, अगर तुम्हारा मन ही मन में मुझे गालियां देना हो गया हो तो जो काम अधूरा रह गया था उसे पूरा कर ले। अर्जुन की बात सुनकर चाहत की आंखें हारने से बड़ी हो जाते हैं। वैसे तो चाहत अर्जुन की बात का मतलब सही से समझ गई थी, लेकिन फिर भी चाहत अनजान बनते हुए कहती है, क्या क्या काम कर, कौन सा काम? और अगर काम करना है तो हमें नीचे चलना चाहिए ना, मैं यहाँ पर कैसे कोई काम करूंगी? मेरा सारा सामान तो मेरे केबिन में रखा हुआ है, तो चलिए सर नीचे हैं फिर। चाहत की बात सुनकर अर्जुन चाहत का एक हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और उसकी कमर को कसकर पड़ते हुए अपने एक हाथ की उंगली से चाहत के गाल को सहलाते हुए कहता है, तुम्हारी याददाश्त तो काफी अच्छी थी, लेकिन अचानक तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर हो जाएगी, मैंने सोचा नहीं था। अर्जुन के इस तरह छूने से चाहत की धड़कनें फिर से बढ़ने लगती है और चाहत घबराते हुए कहती है, क्या क्या मतलब है सर आपका? अर्जुन, यही कि मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ कि आज पूरा दिन हम यहीं रहने वाले हैं, तो तुम बार बार नीचे जाने के लिए क्यों बोल रही हो बीवी? आज का पूरा दिन तुम सिर्फ मेरे साथ गुजरोगी। ये तुम्हारी पनिशमेंट है बीवी, मुझसे दूर जाने की,
जितना तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी, मुझे उतना ही अपने करीब पाओगी। अगर सुबह तुम मेरे साथ ऑफिस आती तो शायद तुम्हें यह पनिशमेंट नहीं मिल रही होती। आई लाइक्ड पनिशिंग यू। ऐसी गलतियां करती रहा करो ताकि तुम्हें पनिशमेंट देने के बहाने मैं तुम्हें अपने करीब रख सकूं। चाहत, सर प्लीज मुझे छोड़िए, मुझे वॉशरूम जाना है। चाहत की बात सुनकर अर्जुन चाहत के चेहरे को ध्यान से देखता है और फिर चाहत को छोड़ देता है। अर्जुन के छोड़ते ही चाहत भागकर वॉशरूम में जाती है और दरवाजे को बंद करके दरवाजे से लगकर खड़ी हो जाती है। चाहत अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांस लेते हुए खुद से कहती है, भगवान जी आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? आपको सारी कॉम्प्लिकेशन मेरी ही लाइफ में देनी होती है। मुझे अपनी लाइफ में किसी से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक हस्बैंड बचा था जिससे मैं उम्मीद लगाकर बैठी थी। लेकिन आपने तो मुझे हस्बैंड भी ऐसा दे दिया जिससे मैं क्या ही उम्मीद करूं, जिन्होंने मुझे परेशान करने में PhD कर रखी है। मुझे परेशान करने में नंबर 1 पर आते हैं। और फिर चाहत परेशान होते हुए वॉशरूम में आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। आपको देखकर ऐसा लगता है सर, जैसे मैंने आज तक आपको कभी जाना ही नहीं, किसी अजनबी से मिल रही हूं मैं, जिसे मैं जानती ही नहीं। दूसरी तरफ अक्षय और मोंटी अक्षय के केबिन में बैठे हुए थे। अक्षय मुस्कुराते हुए मोंटी से कहता है, साला हर चीज में नंबर 1 रहता है, बिजनेस हो या लाइफ पार्टनर। इतने सालों से चाहत हमारी आंखों के सामने थी, लेकिन आज तक हम चाहत की खूबसूरती को नहीं देख पाए। मोंटी भाई, लगता है आपको अर्जुन भैया से जलन हो रही है। लेकिन भाई, आपको अर्जुन भैया से जलने की जरूरत नहीं है। सिम्मी भाभी भी बहुत खूबसूरत है। और फिर मोंटी अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लाते हुए आगे कहता है, वैसे भाई, अगर आप चाहत भाभी के बराबर खूबसूरत लड़की ढूंढना चाहते हो तो ढूंढ सकते हो। सिम्मी भाभी से मैं शादी कर लूंगा। मैं तो बस आपकी वजह से पीछे रहता था, वरना मैं तो कब का सिम्मी भाभी को प्रपोज कर चुका होता। मोंटी की बात सुनकर अक्षय गुस्से में घूरते हुए मोंटी को देखा है और फिर गुस्से से कहता है, खबरदार, जो मेरी गुलाबों की तरफ आंख उठाकर भी देखा, आंखें फोड़ दूंगा तेरी, समझा दूं। भूल जाऊंगा कि तू अर्जुन का भाई है और मैं भी तुझे अपना छोटा भाई मानता हूं। अक्षय की बात सुनकर मोंटी डरने की एक्टिंग करते हुए कहता है, भाई भाई, मैं बस मजाक कर रहा था। मैं अपनी जंगली बिल्ली के साथ बहुत खुश हूं। माना कि मेरे जंगली बिल्ली अभी मुझसे दूर दूर रहती है, लेकिन फिर भी मुझे मेरी जंगली बिल्ली ही चाहिए। और सिम्मी भाभी को कभी मैंने उसे नजर से नहीं देखा। सिम्मी भाभी को शुरू से ही भाभी की नजर से ही देखता हूं। मोंटी की बात सुनकर अक्षय थोड़ा शांत हो जाता है और अक्षय को शांत देखकर मोंटी आगे कहता है, वैसे भाई, क्या कहा आपने? गुलाबों को मेरी गुलाबों? क्या बात है, मतलब आप भाभी को प्यार से गुलाबों बुलाते हो? वैसे कबूतरी भाभी से गुलाबों भाभी उन पर सदा सूट करता है। मोंटी की बात सुनकर अक्षय टेबल पर रखें पेपर वेट को उठाकर मोंटी को मारने को होता है, लेकिन मोंटी जल्दी से उठकर केबिन से बाहर भाग जाता है। मोंटी के जाने के बाद अक्षय के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और अक्षय वापस अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए पेपर वेट को टेबल पर रख देता है और अपने काम में लग जाता है। मोंटी आज अपने भाइयों के लिए बहुत खुश था। मोंटी हंसते मुस्कुराते अपने केबिन में जाता है और अपने काम में लग जाता है। दूसरी तरफ अर्जुन का कमरा। चाहत वॉशरूम से बाहर आती है और फिर अर्जुन को देखती है तो अर्जुन सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। चाहत अर्जुन से थोड़ी दूरी पर खड़े होकर थोड़ा झिझक के साथ कहती है, सर, मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं आपके बिस्तर पर थोड़ा आराम कर सकती हूँ? चाहत की बात सुनकर अर्जुन अपनी जगह से खड़ा होता है और चाहत के पास आ जाता है। अर्जुन चाहत के गाल पर हाथ रखकर परेशानी वाली टोन में कहता है, बीवी, अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो हम डॉक्टर के पास चलें, या फिर मैं डॉक्टर को यहीं बुला लूं? नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं है। आप नीचे मेरे केबिन से मेरा बैग मंगवा दीजिए, उसमें दवाई रखी है।
मैं दवाई खा लूंगी और थोड़ी देर आराम करूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। चाहत की बात सुनकर अर्जुन फोन निकलता है और किसी को कॉल करता है। थोड़ी ही देर बाद मोंटी चाहत का बैग लेकर कमरे में आता है। वैसे तो अर्जुन चाहत का बैग किसी सर्वेंट से भी या पीयूं से मंगवा सकता था, लेकिन अर्जुन को अपने अपार्टमेंट में किसी का भी आना पसंद नहीं था। ये अर्जुन का पर्सनल अपार्टमेंट था, जिसमें सिर्फ अक्षय, मोंटी, विक्रांत और अर्जुन ही आते थे और अब चाहत आ सकती थी। और इस बात को सभी लोग जानते थे। चाहत का बैग देने के बाद मोंटी वहां से चला जाता है, क्योंकि मोंटी को अभी एक मीटिंग अटेंड करनी थी और वैसे भी मोंटी अर्जुन और चाहत की पर्सनल मोमेंट को स्पॉइल नहीं करना चाहता था। चाहत अपने बैग से दवाई निकलकर खा लेती है और दवाई खाने के बाद चाहत अर्जुन से कहती है, सर, कैन आई रेस्ट ऑन योर बेड फॉर व्हाइल? सर, क्या मैं आपके बिस्तर पर कुछ देर आराम कर सकती हूँ? चाहत, सर प्लीज मुझे छोड़िए, मुझे वॉशरूम जाना है। चाहत की बात सुनकर अर्जुन चाहत के चेहरे को ध्यान से देखता है और फिर चाहत को छोड़ देता है। अर्जुन के छोड़ते ही चाहत भागकर वॉशरूम में जाती है और दरवाजे को बंद करके दरवाजे से लगकर खड़ी हो जाती है। चाहत अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांस लेते हुए खुद से कहती है, भगवान जी, आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? आपको सारी कॉम्प्लिकेशन मेरी ही लाइफ में देनी होती है। मुझे अपनी लाइफ में किसी से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक हस्बैंड बचा था जिससे मैं उम्मीद लगाकर बैठी थी। लेकिन आपने तो मुझे हस्बैंड भी ऐसा दे दिया जिससे मैं क्या ही उम्मीद करूं, जिन्होंने मुझे परेशान करने में PhD कर रखी है। मुझे परेशान करने में नंबर 1 पर आते हैं। और फिर चाहत परेशान होते हुए वॉशरूम में आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। आपको देखकर ऐसा लगता है सर, जैसे मैंने आज तक आपको कभी जाना ही नहीं, किसी अजनबी से मिल रही हूं मैं, जिसे मैं जानती ही नहीं। दूसरी तरफ अक्षय और मोंटी अक्षय के केबिन में बैठे हुए थे। अक्षय मुस्कुराते हुए मोंटी से कहता है, साला हर चीज में नंबर 1 रहता है, बिजनेस हो या लाइफ पार्टनर। इतने सालों से चाहत हमारी आंखों के सामने थी, लेकिन आज तक हम चाहत की खूबसूरती को नहीं देख पाए। मोंटी भाई, लगता है आपको अर्जुन भैया से जलन हो रही है। लेकिन भाई, आपको अर्जुन भैया से जलने की जरूरत नहीं है। सिमी भाभी भी बहुत खूबसूरत है। और फिर मोंटी अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लाते हुए आगे कहता है, वैसे भाई, अगर आप चाहत भाभी के बराबर खूबसूरत लड़की ढूंढना चाहते हो तो ढूंढ सकते हो। सिमी भाभी से मैं शादी कर लूंगा। मैं तो बस आपकी वजह से पीछे रहता था, वरना मैं तो कब का सिमी भाभी को प्रपोज कर चुका होता। मोंटी की बात सुनकर अक्षय गुस्से में घूरते हुए मोंटी को देखा है और फिर गुस्से से कहता है, खबरदार, जो मेरी गुलाबों की तरफ आंख उठाकर भी देखा, आंखें फोड़ दूंगा तेरी, समझा दूं। भूल जाऊंगा कि तू अर्जुन का भाई है और मैं भी तुझे अपना छोटा भाई मानता हूं। अक्षय की बात सुनकर मोंटी डरने की एक्टिंग करते हुए कहता है, भाई भाई, मैं बस मजाक कर रहा था। मैं अपनी जंगली बिल्ली के साथ बहुत खुश हूं। माना कि मेरे जंगली बिल्ली अभी मुझसे दूर दूर रहती है, लेकिन फिर भी मुझे मेरी जंगली बिल्ली ही चाहिए। और सिम्मी भाभी को कभी मैंने उसे नजर से नहीं देखा। सिम्मी भाभी को शुरू से ही भाभी की नजर से ही देखता हूं। मोंटी की बात सुनकर अक्षय थोड़ा शांत हो जाता है और अक्षय को शांत देखकर मोंटी आगे कहता है, अर्जुन चाहत के एकदम करीब आ जाता है और चाहत के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेते हुए बहुत ही प्यार से कहता है, तुम मेरी बीवी हो, जैसे तुम पर मेरा हक है वैसा मुझ पर तुम्हारा हक है, और उसी तरह से मेरी हर चीज पर तुम्हारा पूरा हक है। जो मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है, तो तुम्हें किसी भी चीज को यूज करने के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं बीवी। ठीक है, चलो अब तुम आराम करो। इतना बोलकर अर्जुन चाहत को बेड पर लेट देता है और उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। और फिर अर्जुन वापस से अपने काम में लग जाता है और चाहत भी थोड़ी देर बाद ही नींद की आगोश में चले जाती है। और वक्त ऐसे ही गुजर जाता है और शाम हो जाती है। अर्जुन शाम को चाहत को उसके घर छोड़ आता है। अर्जुन का मन तो नहीं था चाहत को छोड़ने का,
लेकिन अर्जुन चाहत के साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। इसलिए अर्जुन चाहत को उसके घर छोड़ आता है। दूसरी तरफ पृथ्वीराज माहेश्वरी का घर। पृथ्वीराज फोन पर किसी से बात कर रहे थे और कार्तिक उनके पास उनके कमरे में भी बैठा हुआ था। फोन पर बात करने के बाद पृथ्वीराज कार्तिक के पास आते हुए कार्तिक से कहते हैं, तुम तो मेरे दोस्त अनिल शर्मा को जानते ही हो ना, उसी से बात कर रहा था। कार्तिक, अनिल शर्मा वही जो बैंकॉक में रहते हैं? पृथ्वीराज, हाँ वही, लेकिन इस वक्त अनिल शर्मा और उसका बेटा दानिश इंडिया आए हुए हैं। अनिल ने अपने बेटे दानिश के लिए चाहत का हाथ मांगा है और मैंने उन्हें हाँ कर दी है। कार्तिक, लेकिन डैड आप उसे नाजायज लड़की के लिए इतना क्यों कर रहे हो? आपको क्या जरूरत है उसे लड़की की शादी इतने अच्छे लड़के से करने की? आपसे अच्छी तो सुमन चाची है, कम से कम उसे नाजायज लड़की के लिए नाजायज जैसा ही रिश्ता लेकर आती हैं। पृथ्वीराज गुस्से से कार्तिक से कहते हैं, कार्तिक हमें कोई शौक नहीं है उसे नाजायज लड़की के लिए कुछ भी करने का या फिर उसके लिए रिश्ता ढूंढने का, लेकिन हमारे दोस्त के बेटे को चाहत पसंद आ गई है। उसने किसी शादी में चाहत को देखा था और तब से ही वह उसे ढूंढ रहा था, और जब कुछ दिनों पहले उसके बेटे ने चाहत को देहरादून में देखा तभी उसने चाहत के बारे में पता लगाया। और अनिल बैंकॉक से सिर्फ अपने बेटे की शादी उसकी पसंद की लड़की से करने के लिए आया है। और तुम जानते हो अनिल मेरा कितना खास दोस्त है, और उससे भी ज्यादा हमारी फैक्ट्री को जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं वह अनिल की वजह से ही मिलते हैं। इसीलिए हम अनिल को नाराज नहीं कर सकते, वरना तुम जानते हो कि विदेशों में हमारी फैक्ट्री का बनाया माल सप्लाई होना बंद हो जाएगा, और उसके बाद जो हमारा नुकसान होगा उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। कार्तिक, ठीक है डैड, अगर ऐसी बात है तो मैं कल सुबह ही मुस्कान बुआ के पास चला जाऊंगा और उन्हें बता दूंगा। पृथ्वीराज, वो लोग कल ही चाहत से मिलकर रिश्ता पक्का करने के लिए आ रहे हैं, तो तुम कल अपनी बुआ के पास जाकर सब कुछ समझा देना, और याद रहे चाहत कल अपने काम पर नहीं जानी चाहिए। कल चाहत को घर पर ही रहना है। उसे अच्छे से समझा देना कि तमीज में तैयार हो जाए। मुझे उन लोगों के सामने कोई तमाशा नहीं चाहिए। अच्छे से समझा देना उस लड़की को ऐसी वैसी कोई हरकत ना करे जैसा वो सुमन के लिए रिश्ते वालों के साथ करती है। कार्तिक, डोंट वरी डैड, उसे तो मैं अच्छे से समझा दूंगा। वो ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगी, वरना मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। दूसरी तरफ अर्जुन का कमरा। अर्जुन ने ब्लैक पेंट और उसके ऊपर ब्लैक कलर की हुडी पहन रखी थी, जिसमें अर्जुन का चेहरा आधा ढका हुआ था, और अर्जुन कमरे से बाहर निकल ही रहा था कि तभी मोंटी कमरे में आ जाता है। मोंटी अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है, भाई ये आप चोरों जैसा हुलिया बनाकर कहाँ जा रहे हैं? आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी से चुपके छुपाते हुए मिलने जा रहे हैं। सच सच बताइए, आप भाभी से मिलने जा रहे हैं ना? अर्जुन, तुम इस वक्त मेरे रूम में क्या कर रहे हो? मोंटी अपने बाल को खुजाने लगता है और फिर शर्माते हुए ही कहता है, भाई मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि आप रिंकी के पापा मतलब मिस्टर कपूर से कब बात करोगे? अर्जुन, मैं बात कर लूंगा। तुम इतनी डेस्परेट कब से हो गए? अब मोंटी थोड़ा सीरियस होकर अर्जुन से कहता है, जब मैं ऑफिस से घर आया था, मिस्टर एंड मैसेज शेखावत आपस में बातें कर रहे थे और उन दोनों को बहुत ही जल्दी है आपकी शादी रिंकी से करने की, और कल दोनों मिस्टर कपूर के घर जाने वाले हैं रिश्ते की बात को आगे बढ़ाने के लिए और जल्द से जल्द आप दोनों की शादी करने के लिए। अर्जुन, ठीक है, तो कल हम भी मिस्टर कपूर के घर चलेंगे। अब तुम जाओ और आराम से सो जाओ। तुम्हारे प्यार को तुमसे कोई नहीं छीन सकता। ये तुम्हारे भाई का तुमसे वादा है। मोंटी अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाकर बस अपनी गर्दन हाँ में दिला देता है और फिर अपने कमरे में चला जाता है। मोंटी के जाने के बाद अर्जुन भी घर से निकल जाता है। अर्जुन चाहत के एकदम करीब आ जाता है और चाहत के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेते हुए बहुत ही प्यार से कहता है, तुम मेरी बीवी हो, जैसे तुम पर मेरा हक है वैसा मुझ पर तुम्हारा हक है, और उसी तरह से मेरी हर चीज पर तुम्हारा पूरा हक है। जो मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है।
तो तुम्हें किसी भी चीज को यूज करने के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं बीवी। ठीक है चलो अब तुम आराम करो। इतना बोलकर अर्जुन चाहत को बेड पर लेट देता है और उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। और फिर अर्जुन वापस से अपने काम में लग जाता है और चाहत भी थोड़ी देर बाद ही नींद की आगोश में चले जाती है। और वक्त ऐसे ही गुजर जाता है और शाम हो जाती है। अर्जुन शाम को चाहत को उसके घर छोड़ आता है। अर्जुन का मन तो नहीं था चाहत को छोड़ने का, लेकिन अर्जुन चाहत के साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, इसलिए अर्जुन चाहत को उसके घर छोड़ आता है। दूसरी तरफ पृथ्वीराज माहेश्वरी का घर। पृथ्वीराज फोन पर किसी से बात कर रहे थे और कार्तिक उनके पास उनके कमरे में भी बैठा हुआ था। फोन पर बात करने के बाद पृथ्वीराज कार्तिक के पास आते हुए कार्तिक से कहते हैं, तुम तो मेरे दोस्त अनिल शर्मा को जानते ही हो ना, उसी से बात कर रहा था। कार्तिक, अनिल शर्मा वही जो बैंकॉक में रहते हैं? पृथ्वीराज, हाँ वही, लेकिन इस वक्त अनिल शर्मा और उसका बेटा दानिश इंडिया आए हुए हैं। अनिल ने अपने बेटे दानिश के लिए चाहत का हाथ मांगा है और मैंने उन्हें हाँ कर दी है। कार्तिक, लेकिन डैड आप उसे नाजायज लड़की के लिए इतना क्यों कर रहे हो? आपको क्या जरूरत है उसे लड़की की शादी इतने अच्छे लड़के से करने की? आपसे अच्छी तो सुमन चाची है, कम से कम उसे नाजायज लड़की के लिए नाजायज जैसा ही रिश्ता लेकर आती हैं। पृथ्वीराज गुस्से से कार्तिक से कहते हैं, कार्तिक हमें कोई शौक नहीं है उसे नाजायज लड़की के लिए कुछ भी करने का या फिर उसके लिए रिश्ता ढूंढने का, लेकिन हमारे दोस्त के बेटे को चाहत पसंद आ गई है। उसने किसी शादी में चाहत को देखा था और तब से ही वह उसे ढूंढ रहा था, और जब कुछ दिनों पहले उसके बेटे ने चाहत को देहरादून में देखा तभी उसने चाहत के बारे में पता लगाया। और अनिल बैंकॉक से सिर्फ अपने बेटे की शादी उसकी पसंद की लड़की से करने के लिए आया है। और तुम जानते हो अनिल मेरा कितना खास दोस्त है, और उससे भी ज्यादा हमारी फैक्ट्री को जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं वह अनिल की वजह से ही मिलते हैं। इसीलिए हम अनिल को नाराज नहीं कर सकते, वरना तुम जानते हो कि विदेशों में हमारी फैक्ट्री का बनाया माल सप्लाई होना बंद हो जाएगा, और उसके बाद जो हमारा नुकसान होगा उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। कार्तिक, ठीक है डैड, अगर ऐसी बात है तो मैं कल सुबह ही मुस्कान बुआ के पास चला जाऊंगा और उन्हें बता दूंगा। पृथ्वीराज, वो लोग कल ही चाहत से मिलकर रिश्ता पक्का करने के लिए आ रहे हैं, तो तुम कल अपनी बुआ के पास जाकर सब कुछ समझा देना, और याद रहे चाहत कल अपने काम पर नहीं जानी चाहिए। कल चाहत को घर पर ही रहना है। उसे अच्छे से समझा देना कि तमीज में तैयार हो जाए। मुझे उन लोगों के सामने कोई तमाशा नहीं चाहिए। अच्छे से समझा देना उस लड़की को ऐसी वैसी कोई हरकत ना करे जैसा वो सुमन के लिए रिश्ते वालों के साथ करती है। कार्तिक, डोंट वरी डैड, उसे तो मैं अच्छे से समझा दूंगा। वो ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगी, वरना मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। कार्तिक का दोस्त, अरे नहीं यार, तू तो नाराज हो गया, हम तो बस पूछ रहे थे। और फिर कार्तिक के सभी दोस्तों के साथ मिलाकर ड्रिंक करने लगता है। काफी देर तक ड्रिंक करने के बाद सभी दोस्त नशे में पूरी तरह से धुत हो गए थे। कुछ दोस्त तो कार्तिक के घर से चले जाते हैं, लेकिन कुछ कार्तिक के कमरे में ही सो जाते हैं। दूसरी तरफ चाहत का कमरा। चाहत अपने कमरे में आती है तो देखी है अर्जुन बड़ी ही आराम से चाहत के बेड पर बैठा हुआ था, और अर्जुन ने दोनों हाथ बिस्तर पर पीछे की तरफ दिखा रखे थे और एक पैर पर पैर रखकर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। इतनी रात को अर्जुन को अपने कमरे में देखकर चाहत बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, जिससे चाहत की डर की वजह से चीख निकल जाती है। लेकिन जल्द ही चाहत अपने मुंह पर हाथ रखकर खुद को ही चुप कर लेती है, क्योंकि चाहत को डर था कि कहीं मुस्कान उसकी आवाज ना सुन ले। चाहत जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद करती है और अर्जुन के पास आते हुए गुस्से से कहती है, सर आप इतनी रात गए मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? अर्जुन चाहत को ऐसे देखा है जैसे किसी पागल लड़की को देख रहा हो, और फिर अर्जुन अपने चेहरे पर बिना किसी भाव को लाए चाहत का हाथ पकड़कर चाहत को अपनी गोद में बैठा लेता है, और फिर चाहत के चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहता है,
रात में एक हस्बैंड अपनी बीवी के पास या तो प्यार करने के लिए आता है या फिर उसके साथ सोने के लिए आता है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ जो काम दिन में अधूरा रह गया उससे पहले पूरा कर लेता हूँ। चाहत सवालिया नजरों से अर्जुन को देखने लगती है, लेकिन इससे पहले चाहत कुछ समझ पाती अर्जुन चाहत को बिस्तर पर लेट देता है और खुद चाहत के ऊपर आकर चाहत के होठों पर अपने होठों रख देता है। अर्जुन ने सब कुछ इतना जल्दी किया कि चाहत कुछ समझ ही नहीं पाई, और जब तक चाहत समझती अर्जुन चाहत के ऊपर आ चुका था और अब चाहत हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके अर्जुन को देख रही थी। और अर्जुन बड़ी ही शिद्दत से चाहत के निचले होठ को अपने होठों के बीच में लेकर शक कर रहा था। अर्जुन ने चाहत के दोनों हाथों को पकड़ रखा था, जिस वजह से चाहत हिल भी नहीं पा रही थी। अर्जुन ने अपना आधे से ज्यादा वजन चाहत के ऊपर छोड़ दिया था, जिससे चाहत को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। अर्जुन अपनी जिद से चाहत के होठों को शक करते हुए स्मूच कर रहा था और चाहत अर्जुन से छूटने की कोशिश कर रही थी। काफी देर तक चाहत के होठों का रस पीने के बाद जब अर्जुन को लगता है कि अब चाहत सांस नहीं ले पा रही है, तो अर्जुन चाहत के होठों को छोड़ देता है और चाहत की गर्दन को चूमने लगता है। चाहत गहरी गहरी सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अर्जुन के हाथ चाहत के हाथों से होते हुए अब उसकी कमर तक पहुंच गए थे और चाहत को अपने शरीर में करंट और झंझनाहट सी महसूस होने लगती है। अर्जुन अपने हाथ को ऊपर लेट हुए चाहत की शर्ट का एक बटन खोल देता है और ऐसा महसूस होते ही चाहत, जो अभी अर्जुन की स्पर्श में खोने लगी थी, एकदम से होश में आती है और चाहत जल्दी से अर्जुन का हाथ पकड़ लेती है। लेकिन अर्जुन चाहत के हाथ को हटाते हुए चाहत की शर्ट का दूसरा और तीसरा बटन भी खोल देता है। अर्जुन चाहत के दोनों हाथों को पकड़कर बिस्तर में दबाते हुए चाहत की गर्दन से कॉलर बोन को चूमते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगता है और अब चाहत को अर्जुन के होंठ अपनी क्लीवेज पर महसूस होते हैं। चाहत अपनी पूरी जान लगाकर अर्जुन को अपने ऊपर से धक्का दे देती है, जिससे अर्जुन चाहत की बराबर में बिस्तर पर ही गिर जाता है। अर्जुन के हटाने के बाद चाहत जल्दी से बिस्तर से खड़ी हो जाती है और अपनी शर्ट के बटन को बंद करते हुए गुस्से से अर्जुन से कहती है, आप पागल हो गया सर, आप जानते भी हैं आप मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे। इसे जबरदस्ती कहते हैं सर, आप मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे, आप जानते भी हैं जबरदस्ती। अर्जुन, जो चाहत के धक्का देने से पहले ही गुस्से में था, चाहत की बात सुनकर गुस्से में आग बबूला हो जाता है और एकदम से बिस्तर से उठाते हुए चाहत के बालों को मुट्ठी में भरकर खींचते हुए गुस्से से कहता है। और अर्जुन की इस तरह से करीब आने से चाहत की बात अधूरी ही रह जाती है, क्योंकि अर्जुन की नीली आंखें गुस्से से लाल थी, जिन्हें देखकर चाहत को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अर्जुन अपने दूसरे हाथ से चाहत की कमर को कसकर पकड़कर खुद के करीब करते हुए बहुत ही शर्द आवाज में कहता है, जबरदस्ती नहीं कर रहा था मैं, मेरा हक है तुम पर, अपना हक ले रहा था मैं। लेकिन तुम्हें अगर मेरा तुमसे प्यार करना जबरदस्ती लगता है तो मैं आज तुम्हें बताता हूँ जबरदस्ती होती क्या है। इतना बोलकर अर्जुन चाहत को बिस्तर पर धक्का दे देता है और चाहत मुंह के बल बिस्तर पर गिरती है। चाहत पीछे पलटकर अर्जुन को देखते हैं तो अर्जुन गुस्से में अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए चाहत की तरफ ही आ रहा था। अर्जुन अपनी शर्ट को निकालकर फेंक देता है। चाहत डरते हुए अर्जुन से कहती है, सर प्लीज ऐसा मत करिए सर, सर आप ऐसा नहीं कर सकते सर, मेरे पास मत लिए कर दूर रहिए मुझे। लेकिन अर्जुन को तो जैसे अपने गुस्से के आगे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। अर्जुन चाहत के पास आते हुए चाहत के दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर कर देता है और उन्हें एक हाथ से पकड़ लेता है। चाहत अर्जुन से खुद को छुड़ाने के लिए झटपटाने लगती है, लेकिन अर्जुन चाहत को पूरी तरह से अपने नीचे दबा लेता है। अर्जुन दूसरे हाथ से चाहत की शर्ट के बटन खोलने लगता है और फिर एक ही झटके में चाहत का हाथ पकड़कर चाहत को बैठता है और चाहत की शर्ट को निकालकर फेंक देता है। चाहत ने इनरवियर पहन रखी थी। चाहत अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर रखकर खुद को छुपाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अर्जुन चाहत के दोनों हाथों को पकड़कर चाहत को पीछे धकेलते हुए उसके ऊपर आ जाता है और चाहत के होठों पर हाथ रखकर बहुत ही एग्रेसिव होकर चाहत के होठों को चूमने लगता है।
चाहत को अपने हाथ और अपने होठों पर बहुत दर्द हो रहा था और चाहत दर्द में अर्जुन से छूटने के लिए झटपटा रही थी। लेकिन अर्जुन चाहत के निचले होठ को अपने होठों में दबाकर खींचते हुए उसे शक कर रहा था और अपनी जीभ को चाहत के मुंह में इंटर करके चाहत के पूरे मुंह का जायका लेते हुए बहुत ही इंटेंस किस कर रहा था। और आप चाहत को सांस लेने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, और जब अर्जुन को भी लगता है कि चाहत को सांस नहीं आ रही, अर्जुन चाहत की गर्दन को चूमते हुए कॉलर बोन पर अपने दांत गड़ा देता है और बहुत ही जोर से चाहत के कॉलर बोन पर बाइट कर लेता है। दर्द से चाहत की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अर्जुन को तो जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। अर्जुन चाहत की क्लीवेज को चूमते हुए बहुत ही जोर से चाहत की लेफ्ट उभार पर ऊपर की तरफ बाइट कर लेता है। अर्चना चाहत की कॉलर बोन को चूमते हुए वापस से चाहत के होठों को चूमने के लिए चाहत की होठों की तरह बढ़ता है, और तभी अर्जुन की नज़र चाहत के आंसुओं से भीगे चेहरे पर जाती है। चाहत की आंखों में आंसू देखकर अर्जुन के दिल में अचानक से एक दर्द सा उड़ता है और अर्जुन खुद को कंट्रोल करते हुए चाहत के ऊपर से हट जाता है और वॉशरूम में चला जाता है। चाहत जल्दी से ब्लैंकेट को लेकर खुद को ढक लेती है और अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपाकर रोने लगती है। अर्जुन थोड़ी देर बाद वॉशरूम से बाहर आता है और चाहत को देखा है। चाहत ने अपनी शर्ट पहन ली थी और अब चाहत चादर को अपने चारों तरफ लपेटकर बेड पर बैठी हुई थी। रोने की वजह से चाहत की आंखें और नाक दोनों ही लाल हो गई थी, जिसे चाहत और भी ज्यादा क्यूट और मासूम लग रही थी। अर्जुन चाहत को देखकर अपने मन में कहता है, ये लड़की कैसी है, सिर्फ इसके मासूम चेहरे को देखकर ही मेरे अंदर की गर्मी बढ़ने लगती है और मैं अपना कंट्रोल खोने लगता हूँ। और फिर अर्जुन अपने सर को झांकते हुए चाहत के पास आ जाता है। अर्जुन को अपने पास आते हुए देखकर चाहत को फिर से डर लगने लगता है, लेकिन चाहत अर्जुन से कुछ कहती और अर्जुन चाहत के बिस्तर पर आकर चाहत को अपनी बाहों में भरकर और चाहत के सीने पर सर रखकर सोने लगता है। अर्जुन को इस तरह से खुद के करीब आकर और इतने आराम से सोता हुआ देखकर चाहत हैरान थी, लेकिन अभी चाहत अर्जुन से कुछ नहीं कहना चाहती थी। चाहत को डर था कि कहीं अर्जुन को फिर से गुस्सा न आ जाए, इसीलिए चाहत एक इंच भी नहीं हिलती और फिर कुछ देर बाद चाहत भी नींद की आगोश में चली जाती है। अगली सुबह जब चाहत की आंखें खुलती है तो चाहत खुद को बेड पर अकेला पाती है और आंखें खोलते ही चाहत को एकदम से अर्जुन का ख्याल आता है। चाहत एकदम से उठकर बैठ जाती है और कमरे में चारों तरफ देखने लगती है, लेकिन चाहत को अर्जुन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। चाहत राहत की सांस लेती है और उठकर वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद चाहत डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई नाश्ता कर रही थी और मुस्कान चाहत को बड़े ही प्यार से खाना खिला रही थी। चाहत नाश्ता करने के बाद अपना बैग लेकर ऑफिस के लिए जा ही रही होती है और चाहत दरवाजे तक ही पहुंचती है कि सामने से चाहत को कार्तिक और पृथ्वीराज देख आते हुए दिखाई देते हैं। पृथ्वीराज और कार्तिक को देखकर चाहत के जाते हुए कदम रुक जाते हैं और चाहत वापस से घर के अंदर आ जाती है। कार्तिक और पृथ्वीराज भी घर के अंदर आते हैं और दोनों ही मुस्कान के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। मुस्कान थोड़ा घबराते हुए पृथ्वीराज से कहती है, भाई साहब, आप इतनी सुबह सुबह कोई जरूरी काम था? पृथ्वीराज, हाँ, बहुत जरूरी काम था। आज हम तुम्हारी बेटी के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं। हमारे एक मित्र हैं अनिल शर्मा, उनके बेटे ने तुम्हारी बेटी को एक शादी में देखा था और तभी तुम्हारी बेटी को उनके बेटे ने पसंद कर लिया था। बहुत ही अच्छा खानदान है और बहुत ही अमीर परिवार है। वो लोग बैंकॉक में रहते हैं और एक हफ्ते पहले इंडिया आए थे और तभी उन्हें चाहत के बारे में पता चला कि चाहत हमारे परिवार की बेटी है और तभी उन्होंने चाहत का हाथ हमसे मांग लिया और हमने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया है। आज उनका बेटा और हमारा मित्र शगुन लेकर आ रहे हैं। पृथ्वीराज की बात सुनकर चाहत के तो जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है, लेकिन चाहत की जुबान से एक शब्द नहीं निकलता और चाहत मुस्कान को देखने लगती है। मुस्कान चाहत की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है और फिर चाहत के पास आते हुए चाहत से कहती है, शुक्रिया भाई साहब, आपने मेरी बेटी के बारे में इतना सोचा। अगर आपने रिश्ता ढूंढा है तो मुझे पूरा यकीन है वह रिश्ता अच्छा ही होगा
और फिर मुस्कान चाहत की तरफ देखते हुए चाहत से कहती है, चाहत मुझे भाई साहब का पूरा भरोसा है। उन्होंने अगर तुम्हारे लिए कुछ सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा। तुम्हें तो इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है ना? मुस्कान की बात सुनकर चाहत अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए मुस्कान से कहती है, माँ अगर आपको इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है तो मुझे भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। और तभी दोनों को पृथ्वीराज की आवाज आती है, तो फिर ठीक है, जल्दी से चाहत को अच्छे से तैयार करो, कुछ ही देर में हमारा मित्र अनिल और उसका बेटा दानिश आने वाला है। मुस्कान चाहत को अंदर ले जाती है और पृथ्वीराज और कार्तिक हॉल में ही सोफे पर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ अर्जुन, मोंटी, सलोनी और अजीत चारों कपूर हाउस जाते हैं। कपूर हाउस पहुंचने के बाद चारों हॉल में बैठे होते हैं। जय कपूर भी उन सब के साथ बैठे होते हैं। तभी अजीत जय कपूर से कहते हैं, हमारी होने वाली बहू को तो बुलाए, हमारा बड़ा ही मन है। अपनी बहू से मिलने का बहुत समय हो गया है, हमने अपनी बहू को नहीं देखा। अजीत शेखावत की बात सुनकर जय कपूर अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हैं और एक सर्वेंट से रिंकी को बुलाने के लिए कह देते हैं। थोड़ी ही देर में रिंकी एक वाइट कलर का अनारकली सूट पहनकर आती है। रिंकी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और शर्माने की वजह से रिंकी के गाल हल्के हल्के लाल हो रहे थे। रिंकी को देखकर सलोनी को चिढ़न होने लगती है, लेकिन सलोनी फिर भी अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए जय कपूर से कहती है, मिस्टर कपूर आपकी बेटी बहुत ही खूबसूरत है। हमारे अर्जुन के साथ आपकी बेटी की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगेगी, दोनों एकदम परफेक्ट मैच है। अब तो बस हम चाहते हैं जल्द से जल्द आपकी बेटी हमारे घर पर बहू बनकर आ जाए, इसीलिए तो आज हम सब आए हैं यहाँ पर शादी की तारीख पक्की करने के लिए। अजीत सिंह शेखावत, अब हम अपनी बेट को जल्द से जल्द दूल्हा बनते हुए देखना चाहते हैं, इसीलिए अब हमसे और इंतजार नहीं हो रहा। हम जल्द से जल्द दोनों की शादी करना चाहते हैं। जय कपूर, अपनी बेटी से दूर जाने का दुख तो मुझे बहुत है, लेकिन मेरी बेटी आपके घर आ रही है, इसका सुकून भी है। मुझे पता है आप मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। आप बताइए कब की शादी की तारीख पक्की करनी है? जब आप बोलेंगे तब की ही शादी रखेंगे। अर्जुन जितनी देर से खामोश बैठा था, एकदम से बोलता है, मिस्टर कपूर आपकी बेटी हमारे घर में बहू बनकर जरूर आएगी, लेकिन आपकी बेटी मेरी पत्नी बनकर नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई मोंटी की पत्नी बनकर हमारे घर में आएगी। मेरा भाई आपकी बेटी को बहुत पसंद करता है और मैं अपने भाई के दिल को तोड़कर आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। अर्जुन की बात सुनकर सभी लोग दंग रह जाते हैं और हैरानी से अर्जुन को देखने लगते हैं। दूसरी तरफ महेश्वरी हाउस। चाहत में लाइट पिंक कलर का सूट पहना था और अपने बालों की लंबी सी गुदकर चोटी बनाई थी। आंखों में काजल, होठों पर लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक, माथे पर एक नग वाली बिंदी और इतने में ही चाहत बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुस्कान चाहत को तैयार कर रही थी कि तभी उनके दरवाजे पर एक बहुत ही महंगी गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से अनिल और दानिश बाहर आते हैं। पृथ्वीराज और कार्तिक बड़े ही सम्मान के साथ अनिल और दानिश को घर के अंदर लेकर आते हैं और उन्हें सोफे पर बैठा देते हैं। पृथ्वीराज उनके साथ हाल में ही बैठ जाता है और कार्तिक मुस्कान को बुलाने के लिए कमरे में चला जाता है। कार्तिक कमरे में आकर मुस्कान से कहता है, बुआ जी वो लोग आ गए हैं, आप उनके लिए नाश्ता पानी तैयार कीजिए और चाहत को जल्द ही लेकर आए। मुस्कान सबके लिए नाश्ते पानी में लग जाती है। चाहत भी अपनी माँ की मदद करने के लिए किचन में आती है, लेकिन मुस्कान उसे किचन में आने से मना कर देती है। लेकिन फिर भी चाहत अपनी माँ की मदद करने के लिए किचन में लग जाती है और फिर थोड़ी ही देर में चाहत और मुस्कान दोनों ही अपने हाथों में बड़ी बड़ी ट्रे लेकर हाल में आते हैं। मुस्कान को देखकर दानिश अपनी जगह से खड़ा होता है और मुस्कान की मदद करते हुए मुस्कान के हाथों से ट्रे ले लेता है। दानिश, जिसकी हाइट 5 फुट 11 इंच की, देखने में काफी हैंडसम था। बॉडी भी बहुत ही अच्छी बनाई हुई थी। दानिश का इतना मेलजोल और अपनापन देखकर मुस्कान खुश हो जाती है। दानिश देखने में भी बहुत अच्छा था।
इसीलिए मुस्कान अपनी बेटी के लिए बहुत ही खुश थी। लेकिन चाहत अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घबरा रही थी और उसे बहुत ही ज्यादा बेचैनी भी हो रही थी। और जब दानिश चाहत को देखा है तो देखा ही रहा जाता है। दानिश चाहत को ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपने मन में कहता है, बहुत जल्दी खूबसूरती का मालिक सिर्फ मैं बनूंगा और फिर उसके बाद। इतना बोलकर दानिश अपने आप ही मुस्कराने लगता है। चाहत मुस्कान के साथ ही सोफे पर बैठ जाती है। अनिल पृथ्वीराज से कहते हैं, पृथ्वीराज जी, जैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास से 2 दिन का वक्त है। 2 दिन बाद हमें बैंकॉक वापस जाना होगा। वहां पर हमारी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, जिसमें देश विदेश के बड़े बिजनेसमैन शामिल होने वाले हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन 2 दिन के अंदर ही हम अपने बेटे की शादी कर दें। तो हम 2 दिन के अंदर ही अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। हमें कुछ ज्यादा बड़ा तमझम नहीं चाहिए। हम एक सिंपल सी शादी करेंगे। पृथ्वीराज भी मुस्कुरा कर कहते हैं, जी बिल्कुल, हमें कोई एतराज नहीं है। आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। अगर आप 2 दिन के अंदर शादी करना चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। 2 दिन के अंदर ही ये शादी होगी। और चाहत खामोशियों से बैठे हुए सारा तमाशा देखती रह जाती है। चाहत को डर भी बहुत लग रहा था, लेकिन चाहत की जुबान से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था और अनजाने में ही चाहत की आंखों से एक आंसू निकलकर उसके गाल पर आ जाता है। दूसरी तरफ कपूर हाउस में अजीत अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, ये तुम क्या कह रहे हो? हम यहाँ पर तुम्हारे रिश्ते के लिए आए हैं, ना कि मोंटी के रिश्ते के लिए। और बड़े भाई के होते हुए हम छोटे बेटे की शादी कैसे कर सकते हैं? लोग क्या कहेंगे? बड़े भाई को छोड़कर छोटे भाई की शादी हो रही है। अर्जुन सिंह शेखावत हूं मैं, लोगों की इतनी हिम्मत नहीं की। अर्जुन सिंह शेखावत के पीठ पीछे भी कुछ बोल सके। और रही बात बड़े भाई से पहले छोटे भाई की शादी की, तो उसकी चिंता मत कीजिए। आप और मोंटी की शादी से पहले मेरी शादी भी हो जाएगी। बहुत जल्द आप मेरी बीवी से मिलेंगे। मिस्टर कपूर, क्या आपको इस सिस्टम से कोई एतराज है? जय कपूर अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहते हैं, रिंकी, क्या तुम्हें इस शादी से कोई एतराज है? क्या तुम अर्जुन की जगह मोंटी से शादी करना चाहोगी? चाहत शर्माते हुए नजर उठाकर मोंटी की तरफ देखती है और फिर वापस से अपनी नजरें झुकाकर कहती है, नहीं पापा, मैं भी मोंटी को पसंद करती हूँ और मुझे शादी से कोई एतराज नहीं है। और फिर रिंकी वहां से उठकर चली जाती है। जय कपूर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगर मेरी बेटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी अर्जुन से हो या मोंटी से, आखिर दोनों ही आपके बेटे हैं। दोनों ही सूरत में मेरी बेटी आपकी ही घर की बहू बनेगी। मुझे कोई एतराज नहीं है। और फिर सभी शादी के लिए मान जाते हैं। कुछ देर बात करने के बाद सभी लोग डिसाइड करते हैं कि अगले हफ्ते सगाई होगी और शादी अर्जुन की शादी के बाद ही होगी। कपूर निवास में शादी की सारी बातें करने के बाद अर्जुन अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। और जैसे ही अर्जुन ऑफिस पहुंचता है तो अर्जुन अपने केबिन में ना जाकर चाहत के केबिन में जाता है। अर्जुन को चाहत के केबिन की तरफ जाता हुआ देखकर ऑफिस का स्टाफ आपस में गॉसिप करने लगता है। एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से कहता है, मुझे तो पूरा पक्का शक है कि मिस माहेश्वरी और अर्जुन सर के बीच में कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। अरे, कल पूरा दिन दोनों के दोनों ऑफिस में नहीं थे और अर्जुन सर के अपार्टमेंट में किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन तुम्हें पता है, कल मिस माहेश्वरी पूरे दिन अर्जुन सर के साथ उनके अपार्टमेंट में थी। दूसरी फीमेल एम्प्लॉय कहती है, हाँ मुझे पता है। तो तुम सही रहे हो कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। पता नहीं अर्जुन सर को चाहत में क्या दिखाई देता है, ना तो उसमें कपड़े पहनने की सेंस है और ना ही मेकअप की सेंस है। बस उसे सिर्फ एक ही चीज अच्छे से करनी आती है, वो है अर्जुन सर का काम देखा नहीं था। तुमने जब अर्जुन सर की पार्टी थी, बर्थडे पार्टी, तब कैसे कितनी अच्छी साड़ी का उसने बैंड बजा दिया था। अरे, अगर उस साड़ी को अच्छे से पहनकर आई या मैं उस साड़ी को पहनती, पता कितनी प्यारी लगती है साड़ी में। लेकिन चाहत है
तो पूरी साड़ी का कबाड़ कर दिया था। हमारे ऑफिस में कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, बल्कि हमारे ऑफिस में तो हर महीने कोई ना कोई नई मॉडल आती है। लेकिन फिर भी सर ने उन सभी खूबसूरत लड़कियों को छोड़कर पसंद किया भी तो इस चाहत को। दूसरी तरफ अर्जुन चाहत को चाहत के केबिन में न पाकर अपना फोन निकालकर चाहत को फोन करने ही वाला होता है कि तभी अर्जुन की नज़र चाहत के मैसेज पर जाती है, जिसमें लिखा था, सर घर पर कुछ मेहमान आए हुए हैं, इसीलिए मैं आज ऑफिस नहीं आऊंगी और शायद अगले 3 दिन तक ऑफिस न आऊं। आप अभी ऑफिस में नहीं थे, इसीलिए सिम्मी आपको मेरी लीव एप्लीकेशन नहीं दे पाए, लेकिन मैं जानती हूं कि आप जब मुझे ऑफिस में नहीं देखेंगे तो मुझ पर गुस्सा करेंगे। इसीलिए मैं आपको मैसेज पर बता रही हूं कि मैं 3 दिन की छुट्टी पर हूं और मैं 3 दिन तक ऑफिस नहीं आऊंगी। आप गुस्सा मत कीजिएगा और जैसे ही आप ऑफिस पहुंचेंगे सिम्मी आपको मेरी लीव एप्लीकेशन दे देगी। अर्जुन चाहत का नंबर डायल करने ही वाला था कि तभी अक्षय और मोंटी दोनों ही अर्जुन के पास आते हैं और अर्जुन से कहते हैं, अक्षय, अर्जुन हम ऑस्ट्रेलिया में जो अपनी नई कंपनी स्टार्ट करने वाले थे उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, हमें आज ही ऑस्ट्रेलिया के लिए निकलना होगा। मैं फ्लाइट की टिकट बुक कर दी है, 3 बजे से हमारी फ्लाइट है। अर्जुन मोबाइल में टाइम देखा है तो इस वक्त 2:15 हो रहे थे। अर्जुन मोंटी से कहता है, घर जाने का टाइम नहीं है, तुम किसी सर्वेंट को फोन करो और मेरा लगेज सीधा एयरपोर्ट पर भेजो। और फिर अर्जुन अक्षय की तरफ देखा है तो अक्षय अर्जुन की बात को समझते हुए जवाब देता है, मैंने अपने सर्वेंट को कॉल कर दिया है, मेरा सर्वेंट भी कुछ ही देर में एयरपोर्ट पर मेरा सामान लेकर पहुंच जाएगा, हमें अभी निकलना होगा। अर्जुन, ठीक है, तुम बाहर गाड़ी में मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। इतना बोलकर अर्जुन अपने केबिन में आता है और अपने फोन से चाहत को कॉल करता है। चाहत जो अपने घर पर अपनी मां के साथ शादी की तैयारी में बिजी थी, अर्जुन का कॉल देखकर घबरा जाती है और चाहत अच्छे से जानती थी कि चाहत चाहकर भी अर्जुन का कॉल अवॉइड नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो शायद अर्जुन उससे मिलने के लिए उसके घर पर ही न आ जाए। इसीलिए चाहत अपने आप को शांत करते हुए मुस्कान को इशारे से बताती है कि ऑफिस का फोन है और इम्पोर्टेंट है, और मुस्कान भी चाहत के इशारों को समझ जाती है तो चाहत अपना फोन लेकर अपने कमरे में आ जाती है। अर्जुन, तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा फोन उठाने में? ऐसा भी क्या कर रही थी कि तुम्हें अपने फोन पर आ रहे कॉल का भी ध्यान नहीं है? चाहत, मैं किचन में खाना बना रही थी, घर पर मेहमान आए हुए हैं। मैंने आपको मैसेज तो किया था, आपने मेरा मैसेज देखा? अर्जुन, हाँ, मैंने तुम्हारा मैसेज देखा। वैसे मैंने सिर्फ तुम्हें इतना बताने के लिए कॉल किया है कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं और वापस आने में शायद मुझे 1 या 2 दिन लग जाए। अर्जुन की बात सुनकर अनजाने में ही चाहत की आंखों में नमी आ जाती है और चाहत की आंखों से आंसू का एक कतरा उसके गाल पर आ जाता है। अर्जुन, लेकिन तुम्हें मेहमानों की ज्यादा खातिरदारी करने की जरूरत नहीं है, उनको जल्द से जल्द अपने घर से रवाना करना। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी फालतू लोगों की सेवा करें। तुम्हारी चोट अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है तो ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, घर पर रहकर आराम करना ठीक है। चाहत, जी मैं ज्यादा काम नहीं करूंगी और अपना ध्यान रखूंगी। अर्जुन, गुड, ठीक है। मेरी फ्लाइट 3 की है तो मुझे अभी एयरपोर्ट के लिए निकलना होगा। तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना, मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर तुम्हें कॉल करूंगा। टेक केयर। और फिर अर्जुन फोन कट कर देता है। अर्जुन की कॉल कट हो जाने के बाद चाहत एकदम से घुटनों के बाल नीचे जमीन पर गिर जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। चाहत रोते हुए जमीन पर सिकुड़ के लेट जाती है और रोते हुए ही कहती है, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं जानती हूँ कि मैं आपको आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दे रही हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो मेरे मामा जी और उनका बेटा मेरी माँ को चैन से जीने नहीं देंगे। मैं चाहकर भी आपके साथ इस शादी को नहीं निभा सकती। जब तक आप ऑस्ट्रेलिया से वापस आएंगे तब तक आपकी चाहत आपसे बहुत दूर जा चुकी होगी। कुछ देर बाद अर्जुन ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ्लाइट में बैठ जाता है।
लेकिन अर्जुन को बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन से कुछ छूट रहा है। कुछ तो है जो सही नहीं हो रहा। अर्जुन को परेशान देखकर अक्षय अर्जुन से कहता है, क्या हुआ अर्जुन, तुम ठीक तो होना, परेशान लग रहे हो? अर्जुन, पता नहीं पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छूट रहा है या फिर कुछ गलत होने वाला है। मुझे चाहत को लेकर थोड़ी टेंशन हो रही है। अर्जुन की बात सुनकर अक्षय मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहता है, अभी तो तू भाभी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है और अभी से तेरा दिल बेचैन होने लगा। जब तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगा तो तेरा क्या हाल होगा मेरे यार। वैसे तू मानेगा तो है नहीं, लेकिन तुझे ना चाहत भाभी से सच्चा वाला इश्क हो गया है। अर्जुन, हो गया तेरा, अब बकवास बंद कर अपनी, और अब थोड़ा कम पर फोकस कर ले। मुझे ऑस्ट्रेलिया वाली कंपनी की लेटेस्ट अपडेट क्या है उसके बारे में बताओ। अर्जुन की बात सुनकर अक्षय भी थोड़ा सीरियस हो जाता है और ऑस्ट्रेलिया की कंपनी की डिटेल अर्जुन को बताने लगता है। दूसरी तरफ एक मिलिट्री कैंप लगा हुआ था। कुछ कमांडो आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी एक जूनियर कमांडर सीनियर से कहता है, सर आपने तो बहुत सारे मिशन किए हैं, आपका सबसे खतरनाक मिशन कौन सा था? सीनियर कमांडर, जिनका नाम देवराज ठाकुर था। देवराज ठाकुर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मिशन तो मैं एक से बढ़कर एक खतरनाक किए हैं, लेकिन उन सभी मिशन में एक इंसान मेरे लिए सबसे खास था। वो था मेरा पार्टनर राजवीर, मेरा जिगरी यार। उसकी एक स्माइल पर ही लड़कियां गिर पड़ती थी। उसका एक बड़ा ही फेमस शेर था जो मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है, फौजी मेरी जिंदगी अंत कहाँ होगा, चिता जलेगी बारूद से तो कफन तिरंगा होगा। तो सर आपके वो दोस्त अब कहाँ है? क्या वह किसी मिशन पर गए हुए हैं? देवराज, नहीं, अब मेरा यार किसी मिशन पर नहीं है। जिस तिरंगे को उसने अपने लिए कफन के रूप में चुना था, इस तिरंगे में लिपटकर शहीद हो चुका है। और ऐसा बताते हुए देवराज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बाकी सभी के भी चेहरे मुरझा रहते हैं। राजवीर अपने आसपास मोहल को थोड़ा गंभीर होते हुए देखा है तो फिर अपने आंसुओं को पूछकर मोहल को बदलते हुए कहता है, लेकिन तुम्हें पता है मेरे यार की ना एक बहुत ही खूबसूरत मोहब्बत थी जिसका नाम था मुस्कान, और उसकी एक बेटी हुई थी और उसने अपनी बेटी का नाम चाहत रखा था। मेरी बड़ी ख्वाहिश है अपनी यार के परिवार से मिलने का। मैं देखना चाहता हूँ जिसकी खूबसूरती के वो इतने पुल बनता था। क्या उसकी मुस्कान बाकी इतनी खूबसूरत है? और उसकी बेटी से मिलने का मेरा बड़ा ही दिल करता है। कभी देहरादून जाना होगा तो मैं उसकी बेटी से जरूर मिलूंगा।